को 3-3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी। इस कुएं में एक आदमी है, तुम लोग कुएं में उतर जाओ और उसे बांधकर 70 कोड़े लगाओ। अब तो पहलवान राज की पत्नी के आदेश पर राजा भूप्रताप को 70 कोड़े लगाए गए। इसके बाद पहलवान राज की पत्नी ने उन पुत्रों को आदेश दिया कि 2 रोटी और 1 मटके में पानी इस कुएं में नीचे रख दिया जाए। अब तो रोजाना राजा भूप्रताप के साथ इसी तरह का बर्ताव किया जाता। अपनी ऐसी दुर्दशा देखकर राजा भूप्रताप सोचने लगा कि ये मैं किस मुसीबत में फंस गया। अब तो पहलवान राज के भतीजे रस्सी की सहायता से रोज कुएं में उतरते और राजा भूप्रताप को 70 कोड़े मारते। राजा भूप्रताप को पिटते पिटते जब 3-4 दिन बीत चुके और इस दौरान राजा भूप्रताप दरबार में नहीं पहुंचा, तो मंत्री विचार करने लगा कि महाराज को क्या हुआ। 3-4 दिन पहले वो पहलवान राज की पत्नी के पास गए थे, उसके बाद से ना जाने क्या हुआ। मुझे चलकर देखना चाहिए कि वो वहां पर क्या कर रहे हैं। ऐसा विचार करके मंत्री भी चल दिया। जब काफी अंधेरा हुआ तब मंत्री सुमित पहलवान राज की पत्नी के घर के दरवाजे पर पहुंचा। उसने आवाज लगाई। आवाज पहचान कर पहलवान राज की पत्नी बाहर आई तो देखा राजा भूप्रताप के मंत्री सुमित थे। मंत्री सुमित कहने लगा, देखिए मैं राजा भूप्रताप का मंत्री हूं और आपसे मिलने के लिए आया हूं। वो कहने लगी, आप यहां पर क्यों आए हैं? असल में पहलवान राज की पत्नी पर मंत्री की नीयत भी खराब हो चुकी थी। मंत्री कहने लगा, मैं यहां पर इसीलिए आया हूं कि देखो पहलवान राज तो अब मारा ही जाएगा, वो जीवित बचने वाला नहीं है, क्योंकि वो हिमालय के जंगलों में गया है और वहां से लौटकर नहीं आएगा। तुम अकेली यहां पर कैसे रहोगी? इसीलिए तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें महाराज के महलों में ले चलूंगा। पहलवान राज की पत्नी ने जब मंत्री की ये बात सुनी तो वह उसके दिमाग को भी समझ गई। उसने फिर से एक बार अपनी अक्लमंदी से काम लिया और कहने लगी, आप मेरे साथ अंदर चलिए। इस प्रकार पहलवान राज की पत्नी मंत्री को बुलाकर अंदर ले आई और उसे उसी खाट पर बिठाया जिस पर कच्चा सूत लगा हुआ था। मंत्री सुमित जैसे ही खाट पर बैठा तो एकदम से कुएं के अंदर गिर पड़ा और सीधा राजा भूप्रताप के ऊपर जा गिरा। मंत्री सुमित को देखकर राजा हैरान रह गया और राजा भूप्रताप को देखकर मंत्री घबरा गया। राजा भूप्रताप ने कहा, मंत्री सुमित जी तुम यहां पर कैसे आए? यही सवाल मंत्री सुमित ने भी महाराज से पूछा कि आप यहां पर कैसे? राजा भूप्रताप कहने लगा कि मैं तो यहां पर पिछले 5 दिनों से अपनी मेहमान नवाजी करवा रहा हूं। अब तुम आ गए हो तो और भी अच्छा हो गया। इधर जब सुबह हुई तो पहलवान राज की पत्नी ने अपने जेठ के पुत्रों को बुलाया। उनका तो रोजाना का यही नियम बन गया था। वह आए रस्सी डालकर कुएं में उतरे
और फिर राजा भूप्रताप और मंत्री सुमित दोनों को 70 से 70 कोड़े लगाए। अब तो राजा भूप्रताप और मंत्री के साथ हर रोज यही होने लगा। उन दोनों पर 70 से 70 कोड़े बरसाए जाते। रोज रोज कोड़ों की मार से उनका पूरा शरीर दर्द करने लगा था। इसी तरह जब 20 दिन गुजर गए तो दूसरी तरफ राजा भूप्रताप के सेनापति ने विचार किया कि राजा भूप्रताप को ढूंढने के लिए गया था, लेकिन अभी तक लौटकर वापस नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वे दोनों पहलवान राज की पत्नी के साथ मजे से दिन गुजार रहे हो। मुझे भी चलकर देखना चाहिए कि वे लोग अभी तक वापस क्यों नहीं लौटे। ये विचार मन में आते ही सेनापति भी पहलवान राज की पत्नी के घर की तरफ चल दिया। सेनापति जब शाम होते होते पहलवान राज के घर पहुंचा, उसने दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई तो पहलवान राज की पत्नी ने आकर दरवाजा खोला। उसने देखा कि सेनापति सामने खड़ा हुआ था। पूछने लगी कि आप कौन हैं? मैं यहाँ के राजा भूप्रताप का सेनापति हूँ। सेनापति ने जब पहलवान राज की पत्नी को देखा तो उसे देखते ही वो उस पर लट्टू हो गया, क्योंकि वो थी ही इतनी सुंदर। एक बार जो उसे देख लेता तो उस पर मोहित हो जाता। वो कहने लगा, मैं तुम्हारे पास आज की रात बिताना चाहता हूं। पहलवान राज की पत्नी भी सेनापति की मंशा को अच्छी तरह से समझ गई थी कि ये भी कोई षड्यंत्रकारी है। वो कहने लगी, हाँ हाँ क्यों नहीं, आइए ना, आपका मेरे घर में स्वागत है। सेनापति भी उसकी बातों में फंस गया। सेनापति सोचने लगा कि ये मेरी पत्नी बन जाएगी, लेकिन पहलवान की पत्नी बहुत ही अक्लमंद और समझदार थी। उसने सेनापति को भी उसी खाट पर बिठाया जो कच्चे सूत की बनी हुई थी। जैसे ही सेनापति अजय, उसने सेनापति अजय को भी उसी खाट पर बिठाया जो कच्चे सूत की बनी हुई थी। जैसे ही सेनापति अजय उस खाट पर बैठा तो वो भी नीचे कुएं में जा गिरा। राजा भूप्रताप और मंत्री तो पहले से ही वहां पर मौजूद थे। जब राजा भूप्रताप और मंत्री ने सेनापति अजय को देखा तो कहने लगे, सेनापति अजय तुम यहां पर? सेनापति अजय कहने लगा, महाराज, परंतु आप भी इस कुएं में हैं। आपको ही तो ढूंढने के लिए मैं निकला था। राजा भूप्रताप कहने लगा, अब तो तुमने हमें ढूंढ ही लिया है, अब सुबह देखना कि क्या होगा। सेनापति अजय ने कहा, अच्छा ऐसा क्या होगा? सुबह मंत्री सुमित कहने लगा, सुबह देख लेना, अभी चुपचाप सो जाओ। जब सुबह हुई तो पहलवान राज की पत्नी ने अपने देवर और जेठ के पुत्रों को बुलाया। वे सभी लोग आए, कुएं में नीचे उतरे और उन तीनों को 70 से 70 कोड़े लगाए। अब तो पहलवान राज की पत्नी का रोज का यही नियम बन गया था। वो अपने देवर और जेठ के पुत्रों को बुलाती, उनसे राजा भूप्रताप, मंत्री सुमित और सेनापति अजय को कोड़े लगवाती। खाने के लिए उन्हें सूखी रोटियां और पीने के लिए मटके में पानी दिया जाता। अब तो वे तीनों कुएं में पड़े पड़े बीमार रहने लगे। राजा भूप्रताप तो मन में विचार करने लगा,
कि यहाँ से कैसे छूटा जाए। वे सभी मन ही मन में बहुत दुखी थे। दूसरी तरफ पहलवान राज अपने मन में विचार करने लगा कि मैं उस चीरखिला नाम के जानवर को कहां से लाऊं। अगर नहीं ले गया तो राजा भूप्रताप पक्का मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। पहलवान राज सोचने लगा कि चलो मैं अपनी पत्नी के पास चलता हूं, शायद उसके पास कोई उपाय हो। अब तो वही मुझे इस मुसीबत से निकाल सकती है। निराश मन से पहलवान राज अपनी पत्नी के पास पहुंचा। जब उसकी पत्नी ने अपने पति का मुरझाया हुआ चेहरा देखा तो पूछने लगी, स्वामी ऐसा क्या कारण है जो आप इतने उदास हैं? पहलवान राज कहने लगा, मुझे राजा भूप्रताप फांसी की सजा देने वाला है। उसकी पत्नी ने पूछा, क्यों जी, आखिर ऐसा क्या हुआ जो राजा भूप्रताप आपको फांसी पर चढ़ा देगा? पहलवान राज कहने लगा, क्योंकि उसने मुझे ऐसा काम बताया था जो मैं नहीं कर पाऊंगा। अच्छा बताओ तो सही, ऐसा कौन सा काम था जिसे लेकर आप इतने परेशान हैं? तब पहलवान राज ने सारी बात अपनी पत्नी को बता दी और कहा कि राजा भूप्रताप ने मुझसे 3 चीरखिल्ला मंगवाए हैं और ये चीरखिल्ला हिमालय के जंगलों में मिलते हैं। राजा उनका तेल निकालेंगे और राजमाता सुनैना, जो कि बहुत ही बीमार है, उस तेल से उनकी मालिश की जाएगी। ये सुनकर पत्नी कहने लगी, बस इतनी छोटी सी बात, मैं तो घबरा ही गई थी कि ना जाने कौन सी बात है। अरे ऐसे चीरखिल्ला तो हमारे ही आसपास के जंगलों में बहुत मिलते हैं। मैं अपने भतीजे से पकड़वाकर आपको दे दूंगी। आप ऐसा कीजिए कि 5-6 दिन के लिए अपने ससुराल चले जाइए। आपके सास ससुर ने आपको बुलाया है। पहलवान राज अपनी पत्नी के कहने पर अपने ससुराल चला गया। कम अकल का तो वो था कि सोचने लगा कि इसका मतलब मेरी पत्नी मेरी मुसीबत दूर कर देगी। इधर पहलवान राज की पत्नी ने अपने भतीजे यानी देवर और जेठ के पुत्रों को ये आदेश दिया कि आप लोग कुछ पंखों की व्यवस्था कीजिए। चिड़िया के, कबूतर के, मोर के, सभी पक्षियों के पंख ज्यादा से ज्यादा लेकर आओ और उन पंखों को एक कमरे में बंद कर दो। उन लोगों ने 2 ही दिन में कमरा पंखों से भर दिया। जब 4 दिन हुआ तो उसने अपने भतीज से कहा कि तुम इन तीनों बदमाशों को चिपचिपी चावल की मांड में नहला और फिर इन्हें पंखों वाले कमरों में बंद कर दो। भतीज ने ऐसा ही किया। जैसे ही वे सभी कमरों में पहुंचे तो पक्षियों के सारे पंख उनके शरीर से चिपक गए। अब चौथे दिन पहलवान राज अपने ससुराल से लौटकर अपने घर आया और अपनी पत्नी से कहने लगा कि तुम अब बताओ कि वो चीरखिला कहाँ है। जल्दी से मेरी समस्या सुलझा दो, क्योंकि मुझे महाराज से बहुत ही डर लग रहा है। तुम्हें तो पता ही है कि राजा भूप्रताप मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। पत्नी ने कहा कि आप इतना क्यों घबरा रहे हो? मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मैं चीरखिल्ला पकड़वा कर लाऊंगी और मैंने उनकी व्यवस्था कर दी है। पहलवान राज ने देखा कि बड़े ही विचित्र जानवर वहां पर बंधे हुए थे। देखने में वह इंसान की तरह लग रहे थे। जगह जगह पूरे शरीर पर रंग बिरंगे
और अलग अलग तरह के पंख लगे हुए थे। ये देखकर पहलवान राज बहुत ही खुश हुआ। पहलवान राज के पत्नी बोली कि आप इन चारों को ले जाइए और साथ ही एक डंडा भी लेकर जाइए। यदि इनमें से कोई रास्ते में उत्पात करे तो इस डंडे से उसकी पिटाई कर देना। वैसे तो यह बहुत ही सीधे हैं, चुपचाप चले जाएंगे। पहलवान बहुत ही खुशी से झूमता हुआ को लेकर चल पड़ा। हाथ में उसके एक बहुत ही बड़ा डंडा था। मंत्री सुमित और राजा भूप्रताप ये विचार करने लगे कि यदि हमने यहां से भागने की कोशिश की तो यह तो बहुत ही बड़ा पहलवान राज है, हमें उठाकर पटक देगा या फिर हमें मार भी सकता है। इसीलिए चुपचाप इसके साथ चलने में ही भलाई है। जब वे पैदल उन्हें लेकर आया तो अपने बगीचे में पहुंचा। पहलवान राज मन में विचार करने लगा कि इन्हें सुबह महाराज के दरबार में पेश करूंगा। अब मैं आराम से सो जाता हूं। उसने उनको एक कोठरी में बंद कर दिया। अब राजा भूप्रताप, मंत्री और सेनापति ये विचार करने लगे कि यदि इस पहलवान राज ने हमें सुबह राज दरबार में पेश कर दिया तो सचमुच ही हमारा तेल निकाल दिया जाएगा और हमारी मृत्यु निश्चित है। यदि तेल ना भी निकलवाया गया तो भी पूरे नगर में हमारी हंसी उड़ाई जाएगी। राजा भूप्रताप ने कहा, इस कोठरी से एक गुप्त सुरंग मेरी रानी सुनैना के कमरे में सीधा जाती है। तुम सभी मिलकर इस पत्थर को हटाओ और मुझे इसमें उतार दो। मैं जब महल में पहुंच जाऊंगा तो अवश्य ही तुम लोगों को भी यहां से छुड़वा लूंगा। सुरंग से पत्थर को हटाया गया और राजा भूप्रताप को सुरंग में नीचे उतार दिया गया। राजा भूप्रताप सुरंग के रास्ते अपने महल में पहुंच गया। राजा भूप्रताप जब रानी के पास पहुंचा तो रानी उसे देखकर घबरा गई, क्योंकि राजा भूप्रताप तो एक विचित्र ही रूप में था। ऐसा जानवर या आदमी आज तक रानी ने नहीं देखा था। रानी उसे देखकर चिल्लाने लगी। उसकी चीख पुकार सुन के सभी दास दासियां और सैनिक इकट्ठे हो गए और वो मिलकर राजा की पिटाई करने लगे। कहने लगे, ना जाने ये कौन सा विचित्र जानवर है जो महल में घुस आया है। राजा भूप्रताप चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि मुझे मत मारो, मैं राजा भूप्रताप हूं। लेकिन वहां पर किसी ने राजा की नहीं सुनी। काफी पिटाई हो जाने के बाद जब राजा भूप्रताप की आवाज को रानी ने पहचान लिया और उसने पूछा कि यदि आप राजा भूप्रताप हो तो ये आपको क्या हो गया। राजा भूप्रताप बोला, पहले तुम शांत हो जाओ और चुपचाप मुझे मेरे कमरे में ले चलो। मेरे स्नान की व्यवस्था करो। राजा भूप्रताप को स्नान करवाया गया, जिससे उसके सारे पंख धुल गए। रात होने पर राजा भूप्रताप आराम से अपने महल में सो गया। अगली सुबह वह दरबार में पहुंचा। दूसरी तरफ जब पहलवान राज जागा तो उसने कमरे का दरवाजा खोला तो देखा कि कमरे में तो केवल 2 ही चीर खिला थे, तीसरा वहां से गायब था। अब तो वह डंडा लेकर उन दोनों को मारने लगा और पूछने लगा कि बताओ एक और कहां पर है। वो दोनों कहने लगे,
देखो भाई, हमें मत मारो, हम आपको सब कुछ बता देंगे। पहलवान राज कहने लगा, राजा भूप्रताप जब मुझसे पूछेगा कि एक और कहां पर है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? वो मुझे फांसी पर लटका देगा। वे दोनों कहने लगे, देखो, जब राजा भूप्रताप तुमसे पूछे कि तीसरा कहां पर है, तो तुम कह देना कि मुझे सब कुछ पता है और मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगा। इतना सुनते ही राजा भूप्रताप सब कुछ समझ जाएगा और तुमसे कुछ नहीं कहेगा। ये सुनकर पहलवान राज बहुत खुश हुआ और राजा भूप्रताप के दरबार में हाजिर हुआ। पूरा दरबार उन विचित्र जानवरों को देखकर हैरान हो गया। सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे कि ये कैसे जानवर हैं? हमने तो इन्हें पहले कभी नहीं देखा। पहलवान राज ने उन जानवरों को राजा भूप्रताप को सौंप दिया। उन्हें देखकर राजा भूप्रताप ने कहा कि अरे पहलवान राज, मैंने तो तुमसे 3 चीर खिला मंगवाए थे, लेकिन ये तो 2 ही हैं। तीसरा कहां पर है? मैं तुम्हें अभी के अभी फांसी पर चढ़वा दूंगा। पहलवान राज महाराज के नजदीक गया और उनके कान में फुसफुसाते हुए कहने लगा, महाराज, अगर तुम ज्यादा बोलोगे तो मैं तुम्हारी सारी पोल खोल दूंगा और सबको सब कुछ बता दूंगा। पहलवान राज की ये बात सुनकर राजा सोचने लगा कि लगता है इसे सब कुछ पता चल गया है। अगर इसने मेरी पोल खोल दी तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। राजा भूप्रताप ने चुपचाप उन दोनों को ले लिया और रात के अंधेरे में चुपके से उन लोगों को उनके घर भेज दिया और कहा कि जल्दी से जल्दी स्नान करके साफ स्वच्छ हो जाओ। वे दोनों अपने अपने घर गए, स्नान करके साफ हुए और फिर राजसी वस्त्र पहनकर आपस में विचार करने लगे कि भाई, अगर हम पहलवान राज की पत्नी को पाने की इच्छा ना करते तो शायद हमारे साथ ये सब कुछ नहीं होता। अब ये बात हम किसी को बता नहीं सकते। अगर हम पहलवान राज और उसकी पत्नी से बदला लेते हैं तो ये बात उसकी पत्नी पूरे नगर में फैला, इसलिए इस रहस्य को गुप्त रखना ही ठीक है। इस प्रकार उन्होंने पहलवान राज को कुछ नहीं कहा और पहलवान राज ने कई सालों तक राजा के यहाँ पर आराम से नौकरी की।